हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों को कैरियर पॉइंट आरडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग भारत के जलवायु के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोग भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी वाला देश है। भारत में वर्षा ऋतु और भारत में शीत ऋतु की मौसम की क्रियाविधि, ग्रीष्म ऋतु की मौसम की क्रियाविधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आखिर दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कैसे प्रवेश करती है, ये कौन सी हवाएं होती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में। तो देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून। सबसे पहले आप लोग लिखना प्रारंभ कर दीजिए। सूर्य की लंबवत किरणें 22 मार्च को विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती है। जब सूर्य की, आप लोग लिखना प्रारंभ कर दीजिए। जब सूर्य की लंबवत किरणें 22 मार्च को विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती है, इसके बाद सूर्य धीरे धीरे उत्तरायण होने लगता है। इसके बाद सूर्य धीरे धीरे उत्तरायण होने लगता है और सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर 21 जून को पड़ती है। अर्थात सूर्य की लंबवत किरणें 22 मार्च को विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती है, जिसके कारण विषुवत रेखा पर ITCZ का क्षेत्र विकसित होता है। जिसके कारण विषुवत रेखा पर ITCZ का क्षेत्र विकसित हो जाता है। यही कारण है कि निम्न वायुदाब का क्षेत्र अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है। विषुवत रेखा पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण विषुवत रेखा पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण दोनों गोलार्धों से हवाएं विषुवत रेखा की ओर प्रभावित होती है। जहां उत्तरी गोलार्ध से उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें वहीं दक्षिणी गोलार्ध से दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा की ओर प्रभावित होती है, जिसके कारण विषुवत रेखा पर ये दोनों हवाएं आपस में टकराकर ऊपर उठ जाती है और यहाँ पर ITCZ का क्षेत्र विकसित हो जाता है। इसलिए इन हवाओं को ऊपर उठने के कारण ही विषुवत रेखा पर सालों भर वर्षा होती है। आगे लिखिएगा। विषुवत रेखा के बाद सूर्य की लंबवत किरणें जब 21 जून तक कर्क रेखा या उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है, तो पश्चिमोत्तर भारत में ITCZ का क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसके कारण जब पड़ती है तो पश्चिमोत्तर भारत में निम्न वायुदाब का क्षेत्र या लो प्रेशर जोन अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है, जिसके कारण वे हवाएं हिंद महासागर में प्रभावित होने वाली दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन को अपने ओर आकर्षित करने लगती है। सबसे पहले आप समझ लीजिए, यह है सूर्य की स्थिति 22 मार्च को, यानी 22 मार्च को सूर्य की स्थिति है सो कहां पड़ रही है? विषुवत रेखा पर। और विषुवत रेखा पर सूर्य जो लंबवत किरणें चमकती है, यानी ये समझिए, यहां 0 डिग्री है, यहां है कर्क रेखा, मकर रेखा यानी ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। या यहां 23.5 डिग्री,
मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध है, और यहां 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध है। ये विषुवत रेखा है। रेखा यहां पर सूर्य की लंबवत किरणें, देखिए ये सूर्य है, अब समझिए सूर्य है की स्थिति है। हाँ, इसकी लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ रही। कहां पड़ रही है? विषुवत रेखा पर। यानी बोला गया है कि सूर्य की लंबवत किरणें 22 मार्च तक, यानी कब? 22 मार्च। 22 मार्च को लंबवत किरणें कहां पड़ती है? विषुवत रेखा पर। अब विषुवत रेखा पर लंबवत किरणें पड़ने के कारण यहां पहले से निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, यानी लो प्रेशर का जोन होता है। लो यानी लो प्रेशर का जोन यहां होता है। कहां पर? विषुवत रेखा पर, यानी निम्न वायुदाब का क्षेत्र। तो ये लंबवत किरणें जब 22 मार्च को विषुवत रेखा पर पड़ती है, सूर्य की लंबवत किरणें, तो क्या होता है कि आसपास की हवाएं गर्म होने लगती है, और गर्म होने की वजह से जब आपस में टकराएगी, ऊपर उठेगी, तो क्या करती है? यहां पर ITCZ और इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यहां स्थापित हो जाता है। तो क्या होता है कि सूर्य की लंबवत किरणें यहां पर जैसे पड़ती है, तो आसपास का क्षेत्र यानी निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र है और शक्तिशाली हो जाता है। इसके वजह से दोनों गोलार्धों से, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है, यानी यहां समझिए ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध। यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से क्या करती है? विषुवत रेखा पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र हवाओं को खींचने लगती है। कब? जब 22 मार्च को यहां सूर्य की लंबवत किरणें सीधे पड़ती है विषुवत रेखा पर, तब तो ये खींचती है इधर से, ये हवाएं इधर से भी खींच रही है, ये हवाएं इधर से भी खींच रही है, यानी दोनों गोलार्धों से, यानी 35 डिग्री अक्षांशों से। तो जो इधर से उत्तरी गोलार्ध से हवा आती है उसे उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन कहते हैं, जो उत्तरी गोलार्ध से आती है। और जो दक्षिणी गोलार्ध से हवाएं आती है उसे दक्षिण पूरब व्यापारिक पवन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दक्षिण पूरब व्यापारिक पवन, यानी दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन कहते हैं, जो दक्षिणी गोलार्ध से हवाएं विषुवत रेखा की ओर प्रभावित होती है। अब देखिए ये दोनों हवाएं जब आती है तो क्या करती है? आपस में टकराएगी, और टकराने की वजह से ये ऊपर उठ जाती है। तो वहां कैसा क्षेत्र बन जाता है? ITCZ का क्षेत्र बन जाता है, और ये ऊपर उठ के क्या करेगी? वर्षा कराएगी। तो जब सूर्य उत्तरायण होने लगता है धीरे धीरे, यानी सूर्य की जब उत्तरायण होने लगता है, यानी 22 मार्च यहां थे, तो ये सूर्य उत्तरायण होने के बाद ये 21 जून को, यानी 21 जून को ये कर्क रेखा पर सूर्य की स्थिति पड़ती है। कहां? कर्क रेखा पर सूर्य की स्थिति कब पड़ती है? 21 जून को। तो ये 21 जून को यहां क्या होगा? यहां पश्चिमोत्तर भारत, देखिए ये यहां पर भारत की स्थिति है, ऐसे यहां कर्क रेखा पर, यानी बीचों बीच गुजरा हुआ है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से। तो यहां भारत की स्थिति हो जाती है कहां पर? कर्क रेखा पर। तो क्या होता है कि यहां पश्चिमोत्तर भारत में, इस जगह पर पश्चिमोत्तर भारत में ITCZ का क्षेत्र है, सो कब विस्थापित हो जाता है? वहां मई लास्ट या जून फर्स्ट, यानी मई लास्ट वीक या लास्ट सप्ताह, या तो जून फर्स्ट सप्ताह, यानी पहला सप्ताह में ही यहां पर ITCZ का क्षेत्र स्थापित हो जाता है। आज देखिए लंबवत किरणें सूर्य की कब पड़ती है? यहां पर 21 जून को। और ITCZ का क्षेत्र कब बन गया है? ध्यान रखिए कब बन गया है, यानी अंतिम सप्ताह, मई के अंतिम सप्ताह और जून की प्रथम सप्ताह में ही ITCZ का क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। उसके वजह से वहां निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र है अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है। क्या होता है?
अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है। और ऐसे में क्या करता है, जब अत्यधिक शक्तिशाली यहां पर हो जा रहा है तो क्या करेगा कि दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन प्रभावित हो रही कहा, हिंद महासागर में। हम यहाँ पर देखिए दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन कहाँ प्रभावित हो रही है, हिंद महासागर, और उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। आप सोचेगा कि दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन है से दक्षिणी गोलार्ध में प्रभावित होती है। आप देखिए यहां पर यह है विषुवत रेखा, कर्क रेखा और ये मकर रेखा। आणि फेरल महोदय ने बताए थे ना कि फेरल महोदय के अनुसार उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। आणि फेरल महोदय के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं, कौन हवाएं, तो देखिए यहां कौन सी हवाएं प्रभावित हो रही है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन। आने उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन उत्तरी गोलार्ध में प्रभावित हो रही है, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन। आने दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन दक्षिणी गोलार्ध में प्रभावित हो रही है। अब यहां पर हम बोल रहे थे, यहां स्थिति है भारत की, यानी भारत की स्थिति है कर्क रेखा के बीचों बीच। तो हम यहां ये बोल रहे थे कि जब ITCZ का क्षेत्र मई के अंतिम सप्ताह या जून के प्रथम सप्ताह में स्थापित हो जाता है, कहां पर, पश्चिमोत्तर भारत में, तो वहां का निम्न वायुदाब का क्षेत्र या लो प्रेशर जोन का क्षेत्र अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है, जिसके कारण शक्तिशाली हो जाने के कारण ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन को अपने ओर आकर्षित करने लगती है। तो आप कहिएगा कि दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन तो यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में प्रभावित हो रही है और यहाँ पर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन प्रभावित हो रही है, तो ये कैसे होगा। तो देखिए फेरल महोदय के अनुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध की हवाएं यानी उत्तरी गोलार्ध की उत्तर पूर्वी पवन है, उत्तरी गोलार्ध की हवाएं अपनी दाईं ओर यानी अपनी दाईं ओर मुड़ रही है, अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ जाती है, देखिए ये मुड़ रही है। यानी कौन, फेरल महोदय के अनुसार, यानी फेरल महोदय के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है, यानी दाईं ओर मुड़ गई है यानी पश्चिम की तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं भी पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है अपनी बाईं ओर, यानी बाईं ओर ये मुड़ रही है। समझ रहे हैं ना, फेरल महोदय के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में ये अपनी दाईं ओर मुड़ी है और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर, आने दोनों हवाएं जो है दोनों गोलार्ध की हवाएं अपनी पश्चिम की ओर, इधर है पश्चिम की ओर प्रभावित होने लगती है। अब यहां सवाल ये है कि आखिर ये इधर मुड़ रही है तो पश्चिम की तरफ जा रही है हवाएं, आने देखिए दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन है से अपनी बाईं ओर, यानी किधर से प्रभावित, दक्षिण पूर्वी से प्रभावित हो रही है तो अपनी बाईं ओर मुड़ी रही है, यानी पश्चिम की तरफ प्रभावित हो रही है। तो ये विषुवत रेखा पर इधर के भी हवाएं टकरा रही है, इधर की भी हवाएं टकरा रही है और दोनों टकराने की वजह से ऊपर उठ रही है। अब यहाँ ये प्रश्न है कि हम यहाँ बोल रहे हैं आपको कि भारत में, समझिएगा अच्छा तरीका से और नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। यहां पर है कि भारत में जब ITCZ का क्षेत्र स्थापित हो जाता है तो ये यहां से क्या करती है, हिंद महासागर में प्रभावित होने वाली दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन को अपनी ओर खींचने लगती है।
अपने ओर खींचने लगती है। ये बात हो रही है यहाँ पर। तो देखिए ये अपने ओर यहां खींच रही है। अब आगे लिखिएगा, यही कारण है कि पश्चिमोत्तर भारत में आईटीसीजेड का क्षेत्र अत्यधिक शक्तिशाली हो जाने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की हवाओं को उत्तरी गोलार्ध की तरफ खींचने लगती है। दक्षिणी गोलार्ध की हवाओं को जो उत्तरी गोलार्ध में खींचती है। दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी हवाएं प्रभावित हो रही? दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन। कौन सा? दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन दक्षिणी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध की हवाओं को क्या करती है? उत्तरी गोलार्ध में खींच रही है। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, फेरल महोदय के अनुसार यह कोरियोलिस बल ये होता है। कोरियोलिस बल होता है। उसके कारण फेरल महोदय के अनुसार या कोरियोलिस बल के कारण ये हवाएं, दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं आनी। अब यहां इसको देखिए, यहां पर देखिए आप लोग इसको, यहां देख लीजिए, भारत की स्थिति कहां भाई? यहां पर है। ये तो आप जान रहे हैं कि विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध है। अब यहां पर ये है फेरल महोदय के अनुसार, यह कोरियोलिस बल के कारण दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है और उत्तरी गोलार्ध की हवाएं अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है। तो देखिए ये हवाएं यहां से प्रभावित हो रही, ध्यान से समझिएगा। ये हवा यहां से, कौन सी हवा प्रभावित हो रही है? यहां लिख भी देते हैं आपको, कौन सी हवा? दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनी, यह हवाएं आनी। यहां पर कौन सी हवा दक्षिणी गोलार्ध में प्रभावित हो रही? दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन। अब यहां देखिए ये फेरल महोदय कह रहे हैं कि अपनी बाईं ओर मुड़ रही है दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं, तो अपनी बाईं ओर देखिए मुड़ रही है। अब देखिए ध्यान से यहां समझिएगा, यहां पर पश्चिमोत्तर भारत में इस जगह पर क्या होता है? आईटीसीजेड का क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसके कारण यहां पर क्या होता है? निम्न वायुदाब का क्षेत्र अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है, यानी लो प्रेशर का जोन अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है, जिसके कारण ये यहां से जो हवाएं हैं इधर से हवाओं को खींचने लगती है। पश्चिमोत्तर भारत की निम्न वायुदाब का क्षेत्र अत्यधिक शक्तिशाली हो जाने के कारण ये दक्षिणी गोलार्ध की हवाओं को अपनी ओर खींचने लगती है। तो देखिए यहां पर विषुवत रेखा है, तब विषुवत रेखा के इधर उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। आप देखिए विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, तो ये हवाएं फेरल महोदय के अनुसार दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ रही है, लेकिन यहां आईटीसीजेड का क्षेत्र अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है, अत्यधिक शक्तिशाली हो रहा है, जिसके कारण यह हवा दक्षिणी गोलार्ध की हवाओं को अपने तरफ आकर्षित कर रही है। तो क्या होता है? फेरल महोदय कहे कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है। तो बताइए ये बाईं ओर यहां प्रभावित हो रही है, और यहां से ये शक्तिशाली आईटीसीजेड का क्षेत्र है जो शक्तिशाली हो जाने के कारण दक्षिणी गोलार्ध से हवाएं खींच रही ना। तो दक्षिणी गोलार्ध से हवाएं खींचने की वजह से ये क्या होता है कि विषुवत रेखा को जैसे पार करती है, तो फेरल महोदय वहां कह चुके हैं कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी
दाईं ओर मुड़ जाती है। तो देखिए यहां पर जागी ये हवाएं तो दाईं ओर मुड़ेगी अपनी। देखिए ध्यान से समझिए, यहां बोला जा रहा है कि भारत में 21 जून तक यानी सूर्य की लंबत किरणें कहां चमकने लगती है? 21 जून को कर्क की रेखा पर यानी उत्तरी गोलार्ध में चमकने लगती है। और यहां उसके पहले ही आईटीसीजे का क्षेत्र स्थापित हो जाता है। कब? मई के अंत में और जून के प्रारंभ में ही आईटीसीजे का क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है यहां पर कि निम्न वायुदाब का क्षेत्र अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है। और ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की हवाओं को, तो कौन सी दक्षिणी गोलार्ध में हवा प्रभावित होती है? दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन दक्षिणी गोलार्ध की हवाओं को अपनी ओर खींचने लगती है, यानी उत्तरी गोलार्ध में खींचने लगेगी। तो वहां फेरल महोदय बोल चुके हैं पहले कि उत्तरी गोलार्ध में प्रभावित होने वाली हवाएं अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में प्रभावित होने वाली हवाएं अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। तो ये हवाएं तो दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर तो मुड़ रही है। कौन? दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन मुड़ रही है ना बाईं तरफ। लेकिन जैसे यहां से जब खींचा जाता है पश्चिमोत्तर भारत में, जब शक्तिशाली निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, तो क्या कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध से यानी दक्षिणी गोलार्ध से हवाओं को खींचना प्रारंभ करती है। समझ रहे हैं ना? तो ये दक्षिणी गोलार्ध से हवा जब खींचती है तो विषुवत रेखा के पार करेगी ही। दक्षिणी गोलार्ध वाला हवाएं विषुवत रेखा को पार कर रही है और विषुवत रेखा को पार करने के समय जब पार कर जाती है तो फेरल के महोदय के अनुसार ये उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी किधर मुड़ जाती? दाईं ओर मुड़ जाती है। तो देखिए यही हवा है जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन है, वही उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है। तो दाईं ओर मुड़ रही है, मुड़ गई है दाईं ओर। समझ गए ना? इसको ध्यान से समझिएगा। अब ये क्या होता है आगे लिखिएगा। फेरल महोदय के अनुसार ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। अब आगे लिखिए इसके बाद, पश्चिमोत्तर भारत में आईटीसीजेड का क्षेत्र स्थापित होने के कारण निम्न वायुदाब का क्षेत्र अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है, जिसके कारण ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों को अपनी ओर खींचने लगती है। ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है और ये भारत में दक्षिण पश्चिम की ओर से प्रवेश करती है। अब ध्यान दीजिएगा। अब ये ध्यान है, सोच रहे होंगे आप लोग कि भारत में वर्षा कराती है वो तो कौन सी मानसून होती है? दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा होती है। यहां हम बोल रहे हैं आपको कि दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन है। बोल रहे हैं ना कि पश्चिमोत्तर भारत से इसको कौन सा खींचा जा रहा है? दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन कहां प्रभावित हो रही है? हिंद महासागर में। तो देखिए अब ये ध्यान दीजिएगा, ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन है, सो उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर मुड़ने के कारण दाईं ओर मुड़ जाती है और ये हिंद महासागर में प्रभावित होने लगती है। लेकिन भारत में ये हवाएं, कौन हवाएं? दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भारत में किधर से प्रवेश करती है? दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करती है। देखिए यहां पर भारत की स्थिति है, ये भारत की स्थिति यहां पर है, यहां पर भारत की स्थिति है। तो यहां पर देखिए ये हवाएं किधर से प्रवेश कर रही है? यहां दक्षिण है भारत और इधर पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम से भारत में प्रवेश कर रही है। ध्यान रखिएगा कि भारत में यह हवाएं दक्षिण पश्चिम से प्रभावित होती है, जिसके कारण इन हवाओं को
दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा कहा जाता है। समझ में आ गया किस लिए कहा जा रहा है? देखिए, ये हवाएं विषुवत रेखा के पार करती है। कौन हवाएं? दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। यह हवाएं विषुवत रेखा को पार करके अपनी दाएं ओर मुड़ जाती है यानी हिंद महासागर में और प्रभावित होती रहती है। लेकिन यहाँ पश्चिमोत्तर भारत में ITCZ का क्षेत्र अत्यधिक शक्तिशाली हो जाने के कारण यह दक्षिणी गोलार्ध की हवाओं को अपनी ओर खींचने लगती है। अब खींचने के क्रम में जब ये हवाएं कौन दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार करती है तो अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है। और जब ये दाईं ओर मुड़ती है तो यहाँ पर ITCZ का क्षेत्र अत्यधिक शक्तिशाली हो जाने के कारण जब हवाओं को खींचती है यानी मानसूनी हवाओं को खींचती है तो ये भारत में यानी कौन हवाएं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भारत में दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करती है, जिसके कारण इन हवाओं को कौन हवाओं को हिंद महासागर में प्रभावित होने वाली आर्द्र या नमी युक्त हवाओं को दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा कहते हैं। समझ गए कि दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा कैसे नाम पड़ा? सो समझ गए ना। अब आगे देखिए, यहां पर है कि ये भारत में पहुंच जा रही है और किस नाम से जानी जा रही है भारत में? दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा के नाम से। कौन सी हवा यह है? तो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन है। समझ में आ गया। अब देखिए आगे लिखिएगा, हिंद महासागर में प्रभावित होने वाली दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन जब पश्चिमोत्तर भारत में निम्न वायुदाब का क्षेत्र अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है तो हिंद महासागर में प्रभावित होने वाली अति निम्न या आर्द्रता युक्त हवाओं को अपनी तरफ खींचने लगती है, जिसके कारण ये हवाएं कौन दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भारत में दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करती है। इसलिए इन हवाओं को दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा के नाम से जाना जाता है। अब आगे लिखिए, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा जो सबसे पहले 1 से 5 जून के अंदर पश्चिमी घाट, अब देखिए भारत में ये पश्चिमी घाट है यानी सह्याद्री पर्वत भी उसके कहते हैं, पश्चिमी घाट से टकराकर सर्वप्रथम केरल के मालाबार तट पर वर्षा कराती। कहा? केरल के मालाबार तट यही है। मालाबार तट पर वर्षा कराती कब? 1 से 5 जून के अंदर कराती है। और इसके बाद ये हवाएं 22 जुलाई तक पश्चिमोत्तर भारत या भारतीय उप महाद्वीप में पूरे वर्षा करा देती है। तो आपको ये पता है होना चाहिए कि भारतीय उप महाद्वीप कौन है? तो देखिए पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है और भारत है। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि जैसे स्थिति भारत में है जोन सी मानसूनी यानी यहाँ का कैसी है मौसम, भारत का मौसम एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी है भारत है, उसी तरह से पाकिस्तान जो मौसम यहाँ वही पाकिस्तान में वही मौसम है। और आपका कहा उसके बाद नेपाल में भी है, भूटान में भी, बांग्लादेश में है और भारत। ये भारतीय उप महाद्वीप के अंतर्गत 5 देश आते हैं। तो जैसा भारत में है मौसम वैसा वो सभी देशों में एक ही है। तो देखिए क्या कहती है, ये भारतीय उप महाद्वीप में वर्षा कराती है। अब आगे लिखिएगा, ये मानसूनी हवाएं यानी दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं जो भारत में 1 जून से 15 सितंबर तक वर्षा कराती है। अब देखिए आगे लिखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं जो 2 शाखाओं के रूप में भारत में वर्षा कराती है।
यानी 2 शाखाओं में भारत में वर्षा करती है। यानी दक्षिण पश्चिम मानसून के 2 शाखाएं द्वारा भारत में वर्षा होती है। तो कौन कौन सी शाखा? अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। पहला कौन? अरब सागर की शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो देखिए यहाँ पर अगर ये भारत है मान के चलिए, तो यहाँ अरब सागर है, अरब सागर, और ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो आप ये सोच रहे होंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून हवा है, ये मानसूनी हवा, तो आखिर बंगाल की खाड़ी की शाखा कैसे बनती है? आने देखिए इधर दक्षिण पश्चिम मानसून तो हवा इधर से प्रवेश कर रही है, तो ये बंगाल की खाड़ी की शाखा कैसे बनती है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन उसके पहले हम चर्चा इसका करेंगे, अरब सागर की शाखा। तो इसके बाद हम अरब सागर की शाखा की चर्चा अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू दोस्तों हम ये सोच रहे हैं कि सप्ताह में 2 दिन आप लोग को भूगोल बताया जाए, और 2 दिन इतिहास, 2 दिन पॉलिटिकल साइंस और 2 दिन झारखंड पढ़ाने का ये हम कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है मंडे को आप लोग को पॉलिटी का क्लास शुरू कर दें, और मंडे और ट्यूसडे पॉलिटी का क्लास रहेगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वैसा ही करें, कहा कि एक सब्जेक्ट को लेकर चलने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, और इसके लिए आप लोगों को हर सब्जेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा, यानी हर विषय को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि हम रीडिंग मारे अब पढ़ लिए, वैसा नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। मंडे को हम सोच रहे हैं कि पॉलिटी की क्लास आप लोग को दे, तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को मंडे को और ट्यूसडे को पॉलिटी का क्लास दें। थैंक यू दोस्तों।